स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जरूरी नहीं कि खाली कंपनसेशन या डैमेजेस मांग लेंगे और हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा कि नहीं यहाँ डैमेजेस नहीं काम आएगा, आपको इसे पूरा करके देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑयल पाइपलाइन बिछाने का काम एक कंपनी को मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको रिकॉर्ड सपोज 6 मंथ या एक पर्टिकुलर पीरियड में पूरा भी करना था। काफी दिन बीत चुके हैं, काम अभी तक अधूरा पड़ा है, राइट? तो यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कंपनी को कि आप यहाँ पर काम को हर हाल में क्या करिए, पूरा करके दीजिए। आ रहा है समझ में? मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर। तो स्यूट फॉर स्पेसिफिक क्या परफॉर्मेंस। अगला है स्यूट फॉर इंजंक्शन, पॉइंट नंबर 4। ये भी अच्छा पॉइंट है। इंजंक्शन का मतलब होता है रोकना, किसी काम को करने से रोकना। इसको निषेधाज्ञा बोलते हैं हिंदी में, मतलब रोक लगा देना कि आप ये नहीं कर सकते। अब ये इंजंक्शन क्या होता है? जनरली ये इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? कोर्ट को बोला जाता है कि प्लीज आप एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करिए और इस आदमी को ये काम करने से रोकिए, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रावेंशन होगा। तो एक होता है कॉन्ट्रावेंशन हो जाने के बाद कंपनसेशन मांगना, और एक होता है पहले क्यों ना रोक दे सामने वाले को कि वो इसे कॉन्ट्रावेंट ना कर सके, तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर के हम रोक सकते हैं। एग्जांपल देखो, पहले सवाल पहले पढ़ते हैं। Where party to a contract is negating the terms of a contract, मतलब मना कर रहा है पूरा करने से, the court may by issuing an injunction order restrain him from doing what he has promised not to do। तो जो उसने प्रॉमिस किया था नहीं करने के लिए, उसे नहीं करने के लिए रोकने का ऑर्डर दे सकता है कोर्ट को कि तुमने प्रॉमिस किया था नहीं करोगे तो मत करो, रोको यहाँ पर अपने आप को, ठीक है? एग्जांपल, एंड a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year। उसने पैसे लिए, 2 करोड़ में सौदा किया कि मैं 1 साल तक सिर्फ आपके यहाँ काम करूंगा, आपकी फिल्म करूंगा, किसी और की फिल्म नहीं करूंगा 1 साल तक। During the year she contracted to act for some other producer, और उसी समय उसने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया। Here she could be restrained by an injunction, full stop, party rightfully rescinding contract entitled to compensation। तो सुनना ध्यान से, एक फिल्म स्टार थी, एक एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस, उसने मान लो सपोज डायरेक्टर ए के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि मैं सिर्फ आपके लिए काम करूंगी, पैसे भी ले लिए, काम भी चालू कर दिया। 2-3 महीने के बाद उसने दूसरे डायरेक्टर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है ना वो, लेकिन पहला डायरेक्टर कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि इसको रोका जाए दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करने से, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट पहले हुआ था तो मेरा हक है। तो मुझे हो सकता है कोर्ट क्या करेगा यहाँ पर, एक तो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है कि तुम दूसरों के साथ काम नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। तो मेरे साथ तो काम होगा आगे। फिर सेकंड, जिसके साथ उसने जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके साथ भी तो फ्रॉड हो गया, उसने दूसरे के साथ भी तो फ्रॉड किया, वो तो अपने साथ काम करवा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? कंपनसेशन मांगेगा उस एक्ट्रेस से। समझ में आ रहा है? तो एक कोर्ट ऑर्डर दे सकता है किसी एक केस को कि इंजंक्शन लागू होगा और ये किसी और के साथ नहीं जाएगी, सिर्फ इस डायरेक्टर के साथ अभी काम करेगी, और दूसरे को अगर जेन्युइनली नुकसान हो रहा है तो कोर्ट पे कंपनसेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पर? तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या रेमेडीज अवेलेबल है, वो पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट, पेज नंबर 60। A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of the contract। इसमें कुछ नया नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। Example, A singer contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights every week during the next 2 months, and B engages to pay her ₹1 lakh होगा वो for each night performance। A सिंगर थी, B के साथ टाई अप किया कि सप्ताह में 2 रात उसके थिएटर में वो गाना गाएगी, सिंगिंग, और बदले में वो जो मैनेजर है थी वो उसे ₹1 लाख पर नाइट का देगा। 6 नाइट को वो बिल्कुल ही गायब हो गई थिएटर से बिना बताए। 5 रात तक ठीक काम किया उसने, 6ठी रात क्या हो गई, वो गायब हो गई, इनकॉन्सिक्वेंस। और बी ने इनकॉन्सिक्वेंस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया? ब्रेक कर दिया, रेस्काइंड कर दिया, तोड़ दिया। बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी को राइट है कि वो यहाँ पर डैमेजेस क्लेम
कर सकता है ए से, क्योंकि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, तोड़ा। इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर सपोज ए क्या कर रही है, किसी और के पास जाके ज्यादा पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली, जैसे वो बोल रहा है कि 1 लाख नहीं मैं तुमको 2 लाख दूंगा एक रात का, तुम मेरे यहाँ गाना गाओ, तो पहला वाला के पास एग्रीमेंट है ना अभी, वो यहाँ पर इंजंक्शन के लिए भी जा सकता है कोर्ट में, मतलब वो ऑप्शन भी अवेलेबल। रेमेडी में खाली ये नहीं है कि कंपनसेशन चाहिए, नहीं, इंजंक्शन भी लाया कि अभी अगले 12 वीक तक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस दौरान उसे रोका जाए कहीं और परफॉर्म करने से। कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा, ये बी की मर्जी है कि वो उसे इंजंक्शन लाना चाहता है या कंपनसेशन लेना चाहता है। अगर वो इंजंक्शन नहीं लाना चाहता तो क्या करेगा, बोलेगा नहीं मुझे कंपनसेशन दिलवा दे, एग्रीमेंट में तोड़ रहा हूं, बोलो। तो एक से ज्यादा रेमेडी अवेलेबल है कि पहला रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही देना। दूसरा सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तीसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद है सूट फॉर इंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत किसी को? मल्टीपल चॉइस को कर चुके थे, खाली अब आप उसमें एक क्वेश्चन बचा था, 4th नंबर। Sometimes a party is entitled to claim compensation in proportion to the work done by him. It is possible by a suit for quantum merit, यानी proportion वर्क किया है, उस proportion के लिए हम किस रूल के बेसिस पर पैसे मांग सकते हैं? On the basis of quantum merit। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है यूनिट नंबर क्या? यूनिट नंबर 5 क्या हो गया? कंप्लीट। मेरा सजेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, अभी घर जाओ, सजेस्टेड आंसर उठाओ और प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना शुरू करो। और सॉल्व नहीं करना है, समझ के सॉल्व करना। पहली बात, रटना मत आंसर को, समझना कि इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस उस सवाल का वो जवाब वैसा क्यों है, और उसके बाद आपको पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लर्न करना होगा। लर्न तो करना ही पड़ेगा थ्योरी को, और जब आप बहुत सारे काम इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाने के पोजीशन में आ जाओगे। तो मैं टेस्ट प्लान कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि हम कल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा कल। ठीक है, यूनिट नंबर 6 आखिरी यूनिट है जो मैं अभी शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सुनना, ध्यान से सुनना। आप एक साथ दिया है तो ये मत समझना कि दोनों एक ही है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 31 से सेक्शन 36 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में देखो क्या सेक्शन लिखा है, सेक्शन 68 से क्या है, सेक्शन 72। तो दोनों का कोई दूर दूर तक भी रिश्तेदारी नहीं है, फिर एक साथ क्यों दिया? दे दिया, मर्जी थी, ठीक है। लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो पहले शुरू करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। थोड़ा याद करो पुराने जमाने को, जब हमने डिस्कशन किया था कभी भी क्लास में वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होता था, वैगरिंग में क्या होता था कि सुनो, अगर आज ये मैच इंडिया जीतेगा तो मैं तुमको 1 लाख दूंगा, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो तुम मुझे 1 लाख देना। ये क्या है? वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, यानी क्या वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी कंटिंजेंसी पर डिपेंड कर रहा है? यस, उस कंटिंजेंसी के होने या ना होने से रिजल्ट का पता चलेगा। तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी तो क्या होता है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? जिसका आउटकम पता ना हो, उसी को तो कहते हैं। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। इन दिस यूनिट, पेज नंबर 61 में आ जाओ। In this unit we shall briefly examine what is called a contingent contract, its essentials and the rules regarding enforcement of this type of contract। मतलब
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद इसके एसेंशियल्स क्या है और रूल्स क्या है, यानी दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया भी जा सकता है या नहीं, मतलब ये वैलिड होते हैं या नहीं होते हैं। The contingent contract recognizes certain cases in which an obligation is created without a contract. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन का जन्म होता है, उसको कंटिंजेंट नहीं बोलते, उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जिसमें बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन अराइज हो जाते हैं। तो सीधे नीचे आओ पहले क्वेश्चन 1 में डिफाइन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। A contract may be absolute or a contingent. An absolute contract is one where the promisor undertake to perform the contract in any event without any condition. एक होता है absolute contract, इसी के साथ एक वर्ड आया क्या, absolute contract बड़ा सिंपल है, जिसमें कोई dispute, कोई डाउट ना हो फ्यूचर के बारे में, जिसमें क्या हो, ए बोल रहा है कि तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख में, बी बोलता है हाँ खरीदूंगा, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ए कार देता है, बी 2 लाख देता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई कंटीजेंसी है क्या, नहीं, इसमें कोई कंडीशन है क्या, नहीं, क्लियर है। लेकिन आगे देखो डेफिनेशन ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। बस आगे नहीं पढ़ना, बस यही रहना। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए, तो कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी यहाँ कंटीजेंसी है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ एक इवेंट होगा या नहीं होगा, उस पर हम तय कर लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब कंटीजेंसी है कि नहीं, यस बोलो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्या फर्क है फिर दोनों में? तो फिर वही चीज है, दोनों अलग अलग कैसे हो गया दोनों? क्या वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शुरू से वॉइड होता है, याद आ रहा है कुछ आपको? हमने क्या पढ़ा था, वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। मैंने बोला? मैंने तो ऐसा नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। चलो मान लिया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना। मैं पूछ रहा हूँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है वो बताओ। वैलिड है कि वॉइड वो बाद में देखा जाएगा, दोनों में एग्जैक्टली टेक्निकली क्या फर्क है वो बताओ मुझे। हाँ लीगैलिटी तो हो गया ना, वो पॉइंट खत्म करो अभी, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, मतलब टेक्निकली क्या डिफरेंस है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में? मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कॉमा इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। सुनो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ना ये वर्ड नहीं यूज किया गया था, इफ सम इवेंट कॉमा कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया था। इफ सच इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, तब आप बोलेंगे हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, समझो। हाँ तुम बता। सर उसमें एक ऑब्लिगेशंस रहता है एक पार्टी का वेगरिंग एग्रीमेंट में, और इसमें दोनों। इनका कहना वेगरिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है, इसमें दोनों का। जवाब गलत है पूरी तरह से। वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या था, इंडिया जीतेगा तो मैं 1 लाख दूंगा, पाकिस्तान जीतेगा तो तुम 1 लाख देना, तो ऑब्लिगेशन तो दोनों पार्टी का है। और दोनों पार्टी के जीतने या हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो ये नहीं है सही जवाब। सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल और टेक्निकल, बहुत माइनर डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी इस बात में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है कि वो इवेंट कौन सा, वो केवल और केवल उस इवेंट के रिजल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने बताया था वहां पर, याद करो। वेगरिंग एग्रीमेंट में दोनों पार्टी किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, उस इवेंट के, उस कंटिंजेंट इवेंट के रिजल्ट में उनका जरा भी इंटरेस्ट उस इवेंट में नहीं होता है। मतलब वो इस बात के लिए परेशान नहीं होते हैं कि वो इवेंट कौन सा है, वो होगा या नहीं होगा, अगर इवेंट नहीं हुआ तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो ये सब नहीं सोचते हैं। उनका एक ही एम रहता है कि अगर उस इवेंट में हार मिलेगी या जीत मिलेगी, वो उसके लिए परेशान रहते हैं, राइट। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में
हम रिजल्ट के लिए परेशान नहीं होते हैं, हम इवेंट के बारे में सोचते हैं। इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑल्दो वो इवेंट जरूरी नहीं है कि मेन एग्रीमेंट का हिस्सा हो। वो इवेंट मेन एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है, लेकिन हम उस इवेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस करवाया इंश्योरेंस कंपनी से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम पे किया, हर साल आपको देना है 10-10 हजार रुपए, बदले में आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला। तो कल को अगर आपको कुछ होगा तब इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए तुरंत दे देगी। अगर 1 साल बाद ही हो गया तो 1 साल बाद पैसा मिल जाएगा। अगर 10 साल भी नहीं हुआ कुछ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप भी और इंश्योरेंस कंपनी भी किस चीज में इंटरेस्टेड है? रिजल्ट में, मतलब आपने सिक्योर किस चीज के लिए किया अपने आप को? रिजल्ट के लिए या उस इवेंट के लिए? मतलब आपके लिए उस आपका उस इवेंट में इंटरेस्ट है या नहीं? यस है। आप रिस्क को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्क को कवर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर। तो वैसे सिचुएशन में इसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कंटिंजेंट है ये क्योंकि किसी इवेंट के होने या ना होने पर रिजल्ट डिपेंड करेगा, राइट? बट ये वैगरिंग नहीं है। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए वैलिड होता है क्योंकि हम इवेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, खाली रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते। समझ में आ रहा है? और एक बात, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जीरो सम गेम नहीं होता कभी। वैगरिंग एग्रीमेंट इज अ जीरो सम गेम, यानी एक का फायदा ही दूसरे का नुकसान है। जबकि इंश्योरेंस का एग्जांपल देखो, अगर एक की डेथ हो गई तो वैसे केस में इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है क्योंकि क्लेम देना पड़ेगा, पर क्या एक का फायदा है उसमें? नहीं, ये तो चला गया बेचारा। तो यहाँ पर किसी का फायदा और किसी का नुकसान सेम नहीं हो सकता। एक का फायदा दूसरे का नुकसान सेम होगा ना तो वैगरिंग है। 5 लोग जुआ खेल रहे हैं तो एग्जैक्टली 4 लोग जितना हारेंगे उतना ही 5वां जीतेगा ना। बोलो, वैगरिंग है ये। लेकिन इंश्योरेंस में यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। तो देखो इसीलिए अगला लाइन क्या लिखा है। अच्छा, मैं आपको कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी बताऊंगा। इसी को कहते हैं पोस्टमार्टम। हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे, लॉ पढ़ना बेकार है। लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? कि हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लें। तो देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉमा, इंडेमनिटी एंड गारंटी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अंडरलाइन कर लो पूरा, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक गारंटी। सुनना, आपके बिहाफ में बैंक ने गारंटी दे दी मिस्टर जेड को कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम पेमेंट करेंगे। अगेन ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा ये तो अभी पता नहीं, फ्यूचर में पता चलेगा। और वो बैंक को आज पता है क्या कि ये पार्टी डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, तो बैंक के लिए तो कंटिजेंसी है ना। तो बैंक ने गारंटी दी है और बदले में बैंक को गारंटी फीस मिलता है, बैंक के लिए इनकम है। तो यहाँ पर कोई वैगरिंग नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई वैगरिंग नहीं हो रहा। क्लियर हो रहा है पॉइंट अभी? तो जैसे गारंटी वाले जो एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी यानी लॉस को रिकवर मतलब मेकअप करना, और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ द बी हाउस इज बर्न। अगर बी का घर जल गया तो ए बी को 1 लाख देगा, ऐसा प्रॉमिस उसने किया। तो ये वैगरिंग नहीं है, दिस इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या मतलब होता है कोलैटरल इवेंट का? क्योंकि ऊपर में मेन सेक्शन में वर्ड यूज किया था कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई इवेंट जो किससे जुड़ा हो, कोलैटरल हो किसी कॉन्ट्रैक्ट से। कोलैटरल का क्या मतलब? तो मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, पोलक एंड मुला डिफाइन कोलैटरल इवेंट एज एन इवेंट which is neither a performance directly promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। बड़ा अजीबोगरीब डेफिनेशन, पढ़ो फिर से पढ़ो। पोलक एंड मुला इन्होंने क्या कहा? बोला कि कोलैटरल इवेंट एक ऐसा इवेंट है which is neither a performance directly promised as part of the contract। मतलब कोलैटरल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के रूप में डायरेक्टली प्रॉमिस नहीं किया गया। मैं बताता हूँ, अगर ए ने कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 5 लाख में, बी ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, तो यहाँ पर ये जो कार देना ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और बदले में पैसे लेना एक दूसरे से क्या डायरेक्टली लिंक्ड है। तो
मैं कार दूंगा तभी वो मुझे पैसे देगा ना। लेकिन सोचो अगर ऊपर वाला एग्जांपल ले, ये प्रॉमिस कर रहा है बी से 1 लाख रुपए तुमको दूंगा अगर घर जल गया तो बताओ ए के पास घर आएगा क्या बदले में? अगर घर आता तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता, घर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये कोलेटरल इवेंट है। घर का जलना क्या है? कोलेटरल इवेंट है, इसमें ए को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ काम। नॉर इट इज द कंसिडरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी। तो पहला पॉइंट लिखा था ये नाइदर, देखना ध्यान से, एन इवेंट व्हिच इज नाइदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड, जो कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे बी यहाँ कुछ परफॉर्म कर रहा है क्या बदले में? ए ने कहा अगर तुम्हारा घर जल गया बी का तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तो बी क्या मेरे लिए कुछ परफॉर्म कर रहा है? बी नहीं कर रहा। बदले में क्या ए को कुछ फायदा मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है? नहीं मिल रहा है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी कोलेटरल इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और कोलेटरल इवेंट मतलब मेन इवेंट का पार्ट है ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या है वो? इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन उस इवेंट के होने पर ए बी को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। इसको हम मानेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जांपल से और क्लियर होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹1 लाख टू बी इफ बी हाउस इज बर्न्ड, दिस इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हियर द बर्निंग ऑफ बी हाउस इज नाइदर अ परफॉर्मेंस प्रॉमिस। क्या ये बी की तरफ से कोई परफॉर्मेंस है जो प्रॉमिस किया गया था? नो, as part of the contract, nor it is the consideration obtained from B, नहीं कोई consideration है ये। The liability of A arises only on the happening of the collateral event, तो इसीलिए इसे हम contingent contract मानेंगे। अब कहीं लिख लो 2 लाइन collateral event के बारे में, चलो लिखो और थोड़ा clarity आएगा उसमें। collateral event, देखो collateral means, देखो collateral means incidental to the contract. Collateral means incidental to the contract. Collateral means incidental to the contract but not directly related to the contract. But not directly related to the contract. Full stop. Collateral event is an independent event collateral event is an independent event but related to the main event. Sorry, but related to the main contract. Collateral event is an independent event but related to the main contract. लिख लिया? क्या लिखा मैं बता रहा हूँ फिर से। कोलैटरल का मतलब बोला मेन कॉन्ट्रैक्ट से इंसिडेंटल, मतलब उससे इंसिडेंटल है उसके साथ, लेकिन ये सीधे सीधे मेन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। पर मेन कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र है, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट में उसको अलग नहीं किया जा सकता, बट वो उससे अलग है, फिर भी उससे जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कोलैटरल इवेंट, राइट। जैसे ए बी को प्रॉमिस कर रहा है 1 लाख देने का, अगर बी का घर जल गया तो, अगर बी का घर जल रहा है तो बदले में ए को क्या मिल रहा है? ए के पास कोई घर नहीं आ रहा, ए को क्या मिल रहा है? यहाँ पर ए को फायदा क्या हुआ था? ए को इंश्योरेंस प्रीमियम मिला था पहले, ऐसा तो नहीं कि ए को फायदा कुछ भी नहीं हुआ, ए को फायदा हो रहा है। ए क्या ले रहा है? प्रीमियम हर साल लेगा, और बदले में वो रिस्क को कवर करने की गारंटी देता है कि मैं तुम्हारा रिस्क मैं लूंगा। ये है मामला। और उसमें जो घर का जलना है वो इंसिडेंटल है, घर का जलना मेन इवेंट का पार्ट नहीं है, वो इंसिडेंटल है। तो अगर घर जल गया तो पैसे देने पड़े, तो इसीलिए इसे नाम दिया जाएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हो गया? वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है वो हुआ मेन इवेंट, रिस्क को कवर करना हो गया मेन इवेंट। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए ना कुछ, तो कंसिडरेशन यहाँ पर क्या है? कंसिडरेशन घर का जलना है क्या? नहीं,
घर का जलना एक इंसिडेंटल इवेंट है, मतलब कोलैटरल इवेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन क्या है समझना, ए बी को क्या दे रहा है, गारंटी, बी ए को क्या दे रहा है, प्रीमियम। ये हो गया मेन एग्रीमेंट। अंडरस्टैंड? अभी ए बी को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है ना, और बी ए को क्या दे रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है। तो ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, ये कंसिडरेशन दोनों पार्टी एक दूसरे को दे रहे हैं। मैं आपका रिस्क ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, रिस्क, और बदले में आप मुझे प्रीमियम दे रहे हैं। और कोलैटरल इवेंट हो गया घर का जलना, इंसान का मरना, एक्सीडेंट, बोलो ये सब क्या है, कोलैटरल इवेंट। वापस आओ, एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा इसके बारे में 2-3 लाइन और मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनना था। The performance of contingent contract depends on a contingency that is happening or non happening of future event. Contingent contract है मतलब contingency तो रहेगा ही, यानी future event के होने या ना होने पर वो डिपेंड होगा। The event must be collateral, ये है सबसे काम की बात। लेकिन जो कंटिंजेंसी जिस इवेंट को लेकर हो रहा है, वो इवेंट का क्या होना जरूरी है, कोलैटरल, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट से साथ इंसिडेंटल, मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ। बस बोलो। तीसरा, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, पहले से उसका हमें पता नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा। इफ द इवेंट इज बाउंड टू हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म्ड इन एनी केस, देन इट इज नॉट ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस इवेंट का होना पहले से क्या है, तय है, तब उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब तो। खाली ये उसमें क्या है, टाइम अनसर्टेन है, होना तो तय है, तो फिर वो कंटिंजेंट कहाँ रहा। और चौथा, द इवेंट कुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, यानी वो केवल प्रोमिसर की मर्जी से नहीं होना चाहिए वो इवेंट, यानी वो किसी की मर्जी से ना हो, मतलब प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों में से किसी का भी उस पर कंट्रोल ना हो, तब हम बोलेंगे उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझे कि नहीं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज ए और बी ये तय कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन जीतेगा कौन हारेगा। रुको रुको रुको, एक और सवाल पहले। क्या सारे वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? सोचो थोड़ा सा, सोचो। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? अगेन एक कंटिंजेंसी के ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा, हालांकि हमारा फोकस उस इवेंट पे नहीं, उसके रिजल्ट पे होता, बट इवेंट तो होता है ना वहां पे जुड़ा हुआ, कि नहीं होता है? तो इसका मतलब सारे वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो होना ही है। ऑल वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर क्या? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा सवाल, ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रहा है? सारे वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिंजेंट। पर सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैगरिंग होंगे जरूरी नहीं है, बोलो। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर सपोज एक वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो कंटिंजेंट तो है ना वो। जैसे बोला इंडिया जीतेगा तो 1 लाख दूंगा, पाकिस्तान जीतेगा तो तुम 1 लाख देना, क्लियर है? अब लेकिन क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, पाकिस्तान टीम को खरीद लिया पूरी पहले से, मैच के पहले, और मुझे पहले से पता है कि रिजल्ट क्या होगा, बोलो। अब इसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे? आंसर इज नो, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मैच तो फिक्स है। समझ में आ रहा है? मैच तो फिक्स हो गया, तो रिजल्ट तो पहले से पता है। जब रिजल्ट पहले से पता है, देन इट इज नॉट ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो वैसे सिचुएशन में मुझे पहले से पता होगा कि रिजल्ट क्या होने वाला, फिर वैसे ही एक्जेक्टली होता भी है, तो मुझे तो पता ही था कि मैं जीतूंगा। क्लियर हो रहा है? वैगरिंग तब है या कंटिंजेंट तब है जब मैंने फिक्स ना किया और मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। मेरे दोनों पार्टी के बियॉन्ड कंट्रोल होना चाहिए वो इवेंट, तब वो क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट। नहीं तो कंटिंजेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप ये 4 पॉइंट को लिख लेंगे तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ना ये समराइज करता है इस टॉपिक को, मतलब इससे आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। लिखो फटाफट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Essentials of contingent contract. Essentials of contingent contract लिखो, पहला